नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड पार्ट भारहूति स्तूप के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आइए और इसे आगे जानकारी लेते हैं। आज पुस्तकों के माध्यम से ब्रह्मवंशियों द्वारा हर सहस्त्राब्दी में दो प्रकार के संघर्ष हो, एक सत्ता संघर्ष और दूसरा संस्कृत संघर्ष का वर्णन किया जाता है। जबकि इस दो प्रकार के संघर्ष में से एक संघर्ष का प्रकार पूरा तात्विक रूप से भ्रम का पुलिंदा मात्र है। इन दोनों संघर्षों में इसमें पहला सत्ता का संघर्ष है, तो वहीं दूसरे संघर्ष को संस्कृत का संघर्ष बताया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि जिस प्रथम सत्ता संघर्ष की बात पुस्तकों द्वारा की जाती है, वह सत्ता संघर्ष राजा सत्ता के लिए किया जाता है। राजतंत्र में हर सत्ता का बदलाव संघर्ष युद्ध से ही संपन्न होता है और लोकतंत्र में हर सत्ता का बदलाव चुनावी संघर्ष से संपन्न होता है। इस बात की जानकारी तो सभी को है। इसलिए पूर्व में जहाँ भी राजतंत्र प्रणाली की शासकीय सत्ता थी, वैसे क्षेत्रों की शासकीय राज सत्ता का स्थानांतरण युद्ध के द्वारा ही होना तय होता था। ऐसे आज भी जहाँ जहाँ राजतंत्र प्रणाली की सत्ता है, वहाँ की राज सत्ता का शासकीय बदलाव युद्ध के द्वारा ही संपन्न होता है। यह कोई नई बात नहीं है। पुरानी सत्ता जाने और नई सत्ता आने की इस प्रक्रिया में जो संघर्ष होता है, उसे ही सत्ता संघर्ष कहा जाता है। पूर्व के भारत में ऐसे सत्ता संघर्ष के कई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सांस्कृतिक संघर्ष का वर्णन कलम कसाई लेखकों द्वारा बहुत से कालखंड में लिखा हुआ मिलता है। जैसे ईसा पूर्व 1500 वर्ष वैदिक युग, आर्य अनार्य का युद्ध इस पूर्व दूसरी शताब्दी में पुष्यमित्र द्वारा सम्यक युग और ब्राह्मणी वैदिक युग का युद्ध, इस बात गुप्त काल में बुद्ध और कलिक अवतार का युद्ध या अन्य किसी सम्यक संस्कृति के विरुद्ध युद्ध, ऐसे सभी संस्कृतियों का संघर्ष युद्ध बिल्कुल ही निराधार, गपोड़ और असाक्ष्य युक्त लेखन का परिणाम है। क्योंकि ऐसे गपोड़ कथा लेखक वाले युद्ध का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी कलम कसाई लेखकों ने अपने लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हुए कोई लेख ही लिखा। ये लोग सिर्फ हवा में गप्पबाजी करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाए हुए हैं। क्योंकि भारतीय भूभाग से 8वीं 9वीं शताब्दी तक जितने भी शासकों का मिलना होता है, उन सभी शासकों में से कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला है जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के अलावा किसी भी गुमनाम ब्राह्मणी वैदिक संस्कृत का अनुयायी रहा था। जबकि भगवान बुद्ध के समकालीन इनसे अलग 4-5 दार्शनिक संप्रदायों के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। जैसे मखली, गोसाल, संजय, बेले पुत्र, अजित, केश कंबली, पुरन कश्यप, अलार, कालाम, निगंठ, नाथपुत्र, पकुथ, कच्चान और इनके अनुयायी होने का प्रमाण है। लेकिन इन सबों के बीच में अपने मतों को लेकर कभी भी कोई संस्कृत संघर्ष का प्रमाण नहीं मिलता। उल्टे इन सब के बीच एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ दार्शनिकों के अनुयायी भगवान बुद्ध के मार्ग में समाहित हो जाते। 8वीं सदी तक भारतीय भूभाग से जितने भी शिक्षण संस्थानों का मिलना होता है, उन सभी संस्थानों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शील सदाचार की ही एक शिक्षा देने की जानकारी मिलती है। यहाँ तक काल्पनिक ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के साथ कोई भी युद्ध होने का साक्ष्य नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी के बाद से ही ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति संघर्ष की बात शुरू होती है। जिस संस्कृत संघर्ष का पहला साक्ष्य निम्न रूप से मिलता है। भगवान बुद्ध की सम्यक संस्कृति और आदि शंकर द्वारा स्थापित शैव मत का अद्वैत दर्शन के साथ युद्ध का पुरातात्विक साक्ष्य 8वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। इसी सांस्कृतिक युद्ध में आगे चलकर रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित वैष्णव मत के अनुयायी लोग भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही युद्ध को सांस्कृतिक युद्ध बोला जाता है, जिनका मिलना 8वीं शताब्दी के बाद से होता है। अब जिस सांस्कृतिक युद्ध का पुरातात्विक साक्ष्य 8वीं शताब्दी के बाद से मिलना शुरू हुआ है, उस सांस्कृतिक युद्ध को आज का भ्रमवंशी लेखक अपनी लेखनी द्वारा शैक्षणिक पुस्तक का या सामान्य पुस्तक में 8वीं सदी से पूर्व या ईसा से पूर्व का बताते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाए हुए। अब उस भ्रम का पुलिंदा वाली ज्ञान से कोई बंधु प्रभावित है तो निश्चित ही वैसे बंधु से अनुरोध करूँगा कि ऐसे सभी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति युद्ध करने वाले शासकों को पुरातात्विक रूप से जानने का प्रयास करें और साथ ही वैसे ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति युद्ध का हिस्सा बनने वाले शासकों द्वारा भगवान बुद्ध की सम्यक संस्कृति के विपरीत किए गए कार्यों का प्रमाण भी साक्ष्यों के साथ खोजने का कार्य करें। क्योंकि सही में जब ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति
युद्ध करने वाला कोई शासक रहा होगा तो निश्चित ही वह शासक ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के पक्ष में कुछ तो निर्माण कार्य या लेखन कार्य करने का काम किया होगा। 8वीं शताब्दी से लेकर पूर्व में पाषाण युग तक चले जाए, कहीं पर भी पुरातात्विक रूप से किसी भी ब्रह्मवंशियों के पक्ष में निर्माण कार्य या लेखन कार्य का अंश मात्र भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। अतः इससे स्पष्ट पता चलता है कि ब्रह्मवंश के कलम कसाई लेखकों द्वारा ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति युद्ध के नाम पर एक गुप्त एजेंडा के तहत लेखन करते हुए भ्रम का परिंदा बनाया जा रहा है, ताकि वैसे लेखन के प्रभाव में अगर आज का युवा वर्ग दिग्भ्रमित होता रहे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।